हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस की थी अल्केन की प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनके प्रिपरेशन के मेथड सारे डिस्कस कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे अल्कीन। इसमें भी जैसे अल्केन में पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। अल्कीन में सबसे पहले अपन इसके प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे या फिर केमिकल रिएक्शन इसकी क्या होती है। तो आज बात करते हैं अपन अल्कीन्स। बात करते हैं अपन अल्कीन्स की। तो अल्कीन में सबसे पहले अपन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और इस अल्कीन को एक अदर नाम से भी जाना जाता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो इसको आल्सो नोन एज ओलिफिन, ओलिफिन्स। इसको अपन अल्कीन को क्या भी बोलते हैं, अपन ओलिफिन्स भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ये इसका नाम है। जैसे अपन ने वहां देखा था अल्केन, अल्केन में क्या देखा था कि अल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। ऐसे ही अल्कीन होती है उनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड को भी अपन ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में उसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि अल्कीन क्या होते हैं। तो ये alkenes are unsaturated hydrocarbon which have at least one double bond। ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो रखते ही रखते हैं। अब बात करते हैं अपन अल्कीन की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मैं एक बेसिक यहां पे अल्कीन की एक यूनिट लिखता हूं, ये वाली, जो इसका स्टार्टिंग का क्या है, कंपाउंड है, 2 कार्बन का, जिसको अपन बोलते हैं इथीन। अब यहां पे जो कार्बन लिखा है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, तब बताया था इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। कार्बन अगर चारों सिग्मा बॉन्ड से ऑक्यूपाइड रहता है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है और 3 सिग्मा रहते हैं तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर बात करें अपन कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई की, तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिग्मा इधर, एक इधर, एक इधर और एक पाई यहाँ। तो 3 सिग्मा, पाई को काउंट नहीं करते, तो 3 सिग्मा जो होंगे तो उसमें एक तो s होगा और 2 p होगा, यानी sp2 इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात कर लेते हैं अपन इनकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले अपन को इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आइडिया होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, दोनों कार्बन एटम की, क्योंकि अपन को ओवरऑल स्ट्रक्चर निकालनी है। दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैं सबसे पहले इनको मार्क कर देता हूं कि इस वाले को फर्स्ट बोल रहे हैं, इस वाले को सेकंड। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये मैंने बोला आपको कि ये sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। अब कार्बन फर्स्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आउटर ऑर्बिटल का लिखेंगे अपन, जो वैलेंस शेल होता है, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं 2s और 2p की। तो ये अपना 2s ऑर्बिटल और ये अपना 2p ऑर्बिटल, 2s और 2p। और इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐसे भर दिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इलेक्ट्रॉन को मैंने ऑलरेडी एक्साइटेड यहाँ पे करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप कम रहता है। 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो आसानी से इधर चला जाता है एज ए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब मैं बात करता हूं कार्बन 2 की। कार्बन 2 मैंने यहां पे लिखा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने यहां पे लिख दिया है।
ये 2s, ये 2p। अब मैंने बोला है कि इसमें कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले में भी sp2 है, तो वो कब हुआ है? वो इन ऑर्बिटल के मिक्स होने से हुआ है। देखो ये वाले जो ऑर्बिटल है, यानी एक तो s और दो p, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कितने ऑर्बिटल? जितनी संख्या में ये ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जितनी संख्या में ये पार्टिसिपेट करते हैं, उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक ऑर्बिटल ले रहा, दो ऑर्बिटल ले रहे हैं, टोटल कितने भाग ले रहे हैं? 3 ऑर्बिटल। तो 3 ही आपके sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। मैं लिख देता हूं 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म, और साथ में एक ऑर्बिटल ये रह जाता है, साथ में एक ऑर्बिटल कौन सा रह जाता है? ये वाला। आप माना कि इसमें जो एक्स एक्सिस है उसको आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हो, यानी एक्स एक्सिस पे आप सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे आप सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, यानी आपने एक्स वाई वाले तो काम में ले रखे, ये पी जेड वाला आपने छोड़ रखा है। बाय डिफॉल्ट आप कोई सा भी मान सकते हो, जरूर नहीं कि एक्स वाले को ही आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हो, आप जेड को भी मान सकते हो। जेड को मानोगे तो इधर दूसरा लेना पड़ेगा। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि पी जेड दोनों साइड खाली रहते हैं, ताकि बॉन्डिंग आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस पी जेड ऑर्बिटल के आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए ऐसा कैसा बैठा है। अब मैं यहां ले लेता हूं ऐसा कैसा, यहां पे भी क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, ये बड़ा पार्ट मैं लिख देता हूं। 3 क्या बनेंगे? sp2 ऑर्बिटल फॉर्म, और साथ में एक pz ऑर्बिटल बच जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, उधर भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, इनमें मैंने इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया है एक्साइटेड करवा के, क्योंकि कार्बन में एज रूम टेम्परेचर पे जो s का इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां चला जाता है? p में। अब कार्बन का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा तो कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो यहाँ पे मैंने एक s ऑर्बिटल और 2 p वाले ले लिए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साथ में कौन सा बच गया? pz वाला। इधर भी क्या बचा? pz। तो आपके समझ में आ रही होगी कि ये pz कौन सा बचा है? ये वो बचा है जो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो मैं यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर लिख देता हूं। यहाँ पे अगर बात करें अपन इनकी, तो देखो ये तो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, और इधर मैंने छोड़ दिया ये pz वाला। ध्यान से देखना, ये कार्बन फर्स्ट का है, और ये इधर मैंने फिर 3 ऑर्बिटल बना दिए, कौन से? हाइब्रिड वाले, और इधर मैंने छोड़ दिया ये अनहाइब्रिड pz। ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन 2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये pz है। इधर की बात करें अपन तो ये sp2 है, ये वाला भी sp2, ये भी sp2, और इधर ये होगा pz। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने इनमें फिल कर दिए हैं, और मैं यहां पे बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे फिल कर दिया है। अब देखो आपके पास यहां पे फर्स्ट वाले कार्बन पे, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले कार्बन पे मैं इस ब्लैक से मार्क कर रहा हूं कितने सिग्मा बने हुए हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले कार्बन से 3 तो सिग्मा अटैच है, 1 पाई है। ध्यान से सुनना, 2 सिग्मा ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, 2 सिग्मा ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो एक तो ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गोल होता है ऐसा ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया। एक मैंने ये बना दिया है, यानी 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा तो मैंने बना दिया। अब ऐसा का ऐसा इधर होगा, क्योंकि जैसे ये इस कार्बन की बात करें अपन, तो इस वाले में भी तो इधर देखो आप, मैं यहाँ रेड से मार्क कर देता हूँ इसके लिए, ये 2 सिग्मा ये रहे इसके, तो यहां पे भी ऐसा कैसा, ये H, ये H, सिग्मा सिग्मा, ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई। अब कार्बन, कार्बन के मिड में भी क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, वो कौन सा है? वो ये रहा, ये वाला जो बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड।
देखो ये इस कार्बन के ऑर्बिटल से इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। मैं इनकी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक उनका बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में कैसे बना है। अब कार्बन कार्बन का बना दिया, बचा कौन सा, पाई। तो पाई बचा है, तो ये इसके साथ ये पाई बॉन्ड बना है। तो पाई बॉन्ड जो बना है वो बना है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। देखो किससे बना है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। सिग्मा बॉन्ड बना है किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड किससे बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये एक इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको उतारिए, फिर मैं ऑर्बिटल को लेके, इनकी लोब्स को लेके इनके स्ट्रक्चर को समझाता हूं। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके ऑर्बिटल की। अगर ऑर्बिटल की बात करें अपन, ये देखो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, दोनों के दोनों मैंने बताया है, ये वाला जो है ये sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखते हैं। तो अब जो ऑर्बिटल है उनकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं आपसे, हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। एक लोब बड़ी होती है, एक छोटी होती है। एक बड़ी होने का रीजन ये है कि हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ वो शेयरिंग करेगी और ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगी। इसलिए एक लोब बड़ी होती है, एक छोटी होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसीलिए बनते हैं, वरना नॉर्मल ऑर्बिटल भी बन सकते थे, लेकिन हाइब्रिड बनने का रीजन ये है कि डेंसिटी इसमें एक साइड शिफ्ट हो जाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ऐसे। तो इनको मैं सबसे पहले 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाऊंगा। sp2 का मतलब होता है ट्राइंगल, यानी 120 का एंगल होगा सभी पे। कितने का, 120 का। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने यहां पे एक तो बना दिया है, और दूसरा अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया दूसरा, तीसरा अगर बनाए तो ये बन गया तीसरा। और इसका जो p ऑर्बिटल है जो बच रहा था एक, याद करो pz, इससे पहले जब मैंने बताया आपको कि pz बच रहा था, तो वो pz यहां इसको मैं रब कर देता हूं, ये pz ऑर्बिटल। और ये जो मैंने बनाई ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ऐसा का ऐसा, इसके साथ ये बना है, ये बना है, ये बना, और इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, साइड में लिख दूंगा मैं, और ये बना pz ऑर्बिटल। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, इस वाले का भी क्या होता है sp2, इधर लिख देता हूं। अब बॉन्डिंग को आपको समझना है। देखो कार्बन और कार्बन के मिड में एक ये बॉन्ड बना है, ये जो इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग हुई है, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। एक ये बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इसको बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और बात करें अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपके देखो इधर ये जुड़ गए दो, ये तीसरा इधर, ये चौथा इधर। तो ये इनकी ऑर्बिटल की व्यू है कि ऐसे दिखाई देते हैं। ये रेड से जो मैंने बनाए हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो ब्लैक से मैंने इसको दिखाया ये वेकेंट क्या, ये pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है और ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये pz बना है किससे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ये एक इसकी बेसिक स्ट्रक्चर थी जो ऑर्बिटल के साथ है। इसको नोट डाउन करिए,
फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट आगे एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड की। नोट डाउन करिए इसे। अब इसके आगे अपन बात करेंगे अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड की, और इनके प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले अपन इनको फॉर्म करेंगे अल्काइन से, उसके बाद करेंगे अपन अल्किल हैलाइड से, और एक है विसिनल डाइहैलाइड, और एक लास्ट वाला बचता अपना अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेस क्या डिहाइड्रेशन से। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, इसमें सबसे पहला वाला है फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइन, और इसमें भी अल्काइन में भी सबसे पहला है लिंडलार कैटलिस्ट, सबसे पहला है लिंडलार कैटलिस्ट। और लिंडलार कैटलिस्ट कौन सा है? वो है पीडीसी के साथ, यानी पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ जब भी आप H2 को रिएक्ट कराओगे तो वो होगा आपका लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके साथ जो रिएक्शन होती है अल्काइन की, उससे अपन को सिस अल्कीन मिलती है। क्या मिलती है? सिस अल्कीन, ट्रांस नहीं मिलती है। मैं रीजन बताऊंगा कि इससे सिस क्यों मिलती है। और पैलेडाइज्ड जो चारकोल लेते हो उससे आपको अल्कीन ही मिल रही है, वो अल्केन तक क्यों नहीं जाता है उसका भी अपन रीजन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, अल्काइन रिएक्ट विद H2 in presence of alkyne react with H2 in presence of deactivated पैलेडाइज्ड चारकोल to form cis एल्कीन। इससे अपन को क्या मिलेगी? सिस एल्कीन मिलेगी। एल्काइन जब भी H2 से रिएक्ट करेगी किनकी प्रेजेंस में? डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी पैलेडाइज्ड का मतलब होता है पैलेडियम युक्त चारकोल। डीएक्टिवेटेड होता है मतलब उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, इसीलिए वो अल्केन तक नहीं जाने देता, उसको अल्कीन पे ही रोक देता है। वो कुछ पॉइजनस मिलाए जाते हैं, उन पॉइजनस में एक तो क्विनोलिन होता है और एक होता है इसमें सल्फर के कंपाउंड। तो वो पॉइजनस इसीलिए मिलाए जाते हैं, इसकी डीएक्टिविटी को और उसको मेंटेन करके रखते हैं, आगे उसको फर्दर रिडक्शन में नहीं जाने देते हैं। तो ये लिंडलार कैटलिस्ट की एक एक्टिविटी है कि वो सिस एल्कीन ही फॉर्म करता है, ट्रांस नहीं बनाता है। तो मैं जनरल एक रिएक्शन लिख देता हूं, फिर आपको मैं इसकी एक्शन बताऊंगा कि कैसे सिस का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे मैं लेता हूँ R डबल डैश, ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम कार्बन, ये चारकोल है, पैलेडियम कार्बन क्या है? चारकोल है। इसके साथ में अपन पॉइजनस लेते हैं, पॉइजनस वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं अपन क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड, दो चीज लेते हैं, एक तो क्विनोलिन लेते हैं या फिर सल्फर कंपाउंड लेते हैं। ये क्या करता है? ये इन H2 को एक साइड से जोड़ता है,
मैं लास्ट में आपको इनकी आइसोमराइजेशन वाला टॉपिक को मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये दो तरीके से ओरिएंटेड रहता है। अगर इसमें सेम टाइप के दोनों कार्बन पे अगर सेम टाइप के ग्रुप है और वो दोनों एक साइड लगे हुए हैं उसको सिस बोलेंगे, और वो ऑपोजिट साइड लगे तो उसको ट्रांस बोलेंगे। ये पढ़ेंगे अपन, इसके जो अल्काइन वाला खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद में लास्ट वाला टॉपिक अपना ये बचेगा आइसोमराइजेशन वाला। वैसे मैंने आपको बताया मेरे का क्लास में कि सिस किसे बोलते हैं, ट्रांस किसे बोलते हैं। सिस में सेम साइड रहते हैं और ट्रांस में ऑपोजिट साइड। तो ये H2 जब जुड़ेगा इन पे तो ये सेम साइड ही जुड़ेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिस अल्कीन। ये क्या है, सिस अल्कीन। क्या है ये, सिस अल्कीन। फिर मैं बात कर लेता हूं इसकी एक्टिविटी की, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं कि सिस ही क्यों बनाता है। बात करते हैं अपन ये सिस ही क्यों बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पैलेडियम मेटल है, उसकी सरफेस पे यहाँ पे चारकोल लगा रखा है। ये ऊपर ये जो कोटिंग कर रखी है ना, ये क्या इसकी है, ये चारकोल की है। और इस चारकोल पे इस चारकोल पे क्या है, H2 गैस मैंने क्या करवा रखी है यहाँ पे, एडजॉर्ब करवा रखी है। ये क्या है, पीडी मेटल। H2 गैस यहाँ पे क्या है, एडजॉर्ब है। अब यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये एक साइड से ही सप्लाई हो। देखो ये यहां पे जुड़ेगा, ये यहां पे जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी एल्केन इस पैलेडियम मेटल के साथ संपर्क में आएगी तो दोनों H एक ही साइड से ट्रांसफर होंगे। जब एक साइड से ट्रांसफर होंगे तो यहां पे सिस ही बनेंगे, ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, सिस बनेंगे। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था कि पैलेडियम के साथ जब भी रिएक्ट होती है तो ये सिस बनाते हैं। और दूसरी बात यहां लेते हैं अपन डीएक्टिवेटेड चारकोल विद पॉइजनस क्विनोलिन। तो जब ये साथ में लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कि इसको फर्दर डबल बॉन्ड को उधर रिडक्शन होने में, डबल बॉन्ड को ये फिर आगे अल्कीन, जो अल्कीन होती है उसको आगे अल्केन में ये रिड्यूस नहीं होने देते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसकी रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। पैलेडियम अब आगे उसको फर्दर रिडक्शन में नहीं भेजेगा। तो मैं लिख देता हूं, इट प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ एल्कीन, दैट इज alkene do not reduce in अल्केन के अंदर वो रिड्यूस नहीं होगी, ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये बात थी किसकी, एक्टिवेटेड सॉरी डीएक्टिवेटेड चारकोल की मैं बात करूं, लिंडलार कैटलिस्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आप ये हैं साइक्लोहेक्सीन, जिसपे दो मैंने क्या जोड़ रखे हैं, मिथाइल जोड़ रखे हैं, सॉरी डबल बॉन्ड है, अपन को करना है ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन ना। तो ये साइक्लोहेक्सीन, इसके साथ कार्बन अटैच है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब मैं इसकी रिडक्शन की बात करूं
H2, इसमें लेना पड़ा PD एंड कार्बन पे, और साथ में दे रखा होता है पॉइजनस, ऐसा लिखा हुआ रहता है उस पे, जब भी रिएक्शन का एरो आएगा उस पे लिखा रहता है। तो ये H2 इस पे एक साइड से ट्रांसफर होता है, इस पे एक साइड से ट्रांसफर होता है, तो वो कैसे होगा, ऐसे, इसमें वो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल बॉन्ड पे दोनों H एक साइड से ट्रांसफर होते हैं, सिस पोजीशन में वो जुड़ते हैं, इसमें तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे H लिया है। अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूं तो अब आप आसानी से बोल सकते हो कि ये दोनों H जो आए हैं ये सिस वाले हैं। कौन से हैं? सिस वाले, सिस अल्कीन। कौन से वाले हैं? सिस अल्कीन वाले हैं। तो ये इसका एग्जांपल है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड। और इसके जस्ट आगे और बताऊंगा मैं आपको, इसमें लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल के साथ जब अल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं तो उससे ट्रांस वाली अपन को अल्केन मिलती है, ट्रांस अल्कीन मिलती है उसमें। तो वो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन सेकंड की। अब बात करते हैं अपन सेकंड, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अल्काइन किससे रिएक्ट करेगी? रिएक्ट विद Na मेटल एंड लिक्विड अमोनिया, इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो देखिए अल्काइन रिएक्ट विद Na एंड लिक्विड NH3, then it form ट्रांस अल्कीन। तब ये क्या बनाएगी? ट्रांस अल्कीन बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, स्टीरियो से रिलेटेड है ये, वो स्टीरियो पूछ लेता है। तो ट्रांस अल्कीन बनाता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखो सोडियम और यहां पे लिया मैंने लिक्विड अमोनिया, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। देखो दोनों H किधर जुड़े हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट साइड जुड़े हैं। तो ऑपोजिट साइड जुड़े हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस अल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस अल्कीन। ये ऑपोजिट साइड क्यों गया है, ये इसकी मैकेनिज्म से समझ में आएगा। इसके जस्ट आगे मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, तब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों गए हैं और इससे ट्रांस ही क्यों बनती है, सिस क्यों नहीं बनती। इसको नोट डाउन करिए। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। एग्जाम्पल यही है, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। R'(C') देखिए सबसे पहले ये है Na मेटल, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और साथ में क्या बनाया इसने? Na+। ये Na मेटल किस में चली गई? Na+ में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? यहां से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाता है, क्योंकि इस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है वो होमोलाइटिकली तरीके से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस इसमें नहीं है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ध्यान से सुनना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाता है, दोनों में से किसी के पास भी भेज दो आप। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? इनके पास। तो मैं इसके पास भेज रहा हूं, तो देखिए R⁴ ये एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहां पे लिख दिया, C
और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिए नेगेटिव चार्ज के साथ, ऐसे नेगेटिव साइन होता है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, और यहाँ पे मैंने R डबल डैश ऐसे जोड़ दी। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इधर वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन करेगी। क्या करेगी, रिपेल टू ईच अदर। तो जब ये रिपेल करेगी एक दूसरे को, तो ये क्या करती है, अपने ऑर्बिटल जो होते हैं कि जहां ये रेडिकल जिस ऑर्बिटल में पड़ा है और ये नेगेटिव चार्ज जिस ऑर्बिटल में पड़े हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में। वो कैसे चले जाते हैं, मैं लिख देता हूं, ऑर्बिटल रीअरेंज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कैसे, वो देखिए, अगर आप नेगेटिव चार्ज को यहां पे दिखा रहे हो ऐसे, ये लोन पेन मैंने बाहर लिख दिया, बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो आप दोनों इलेक्ट्रॉन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस R डैश डबल डैश को मैं ऐसे लिखूंगा, और R डैश को इधर लिखूंगा, तो ये आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर है। अब देखो इनको रीअरेंज कर दिया मैंने। रिपल्सन को कम करने का एक ही तरीका, आपके पास इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दो। अभी तो सेम साइड है, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दो आप। तो मैंने इधर भेज दिया, इधर भेजा तो ये बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो आपको दिख रहा होगा अब ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ऑपोजिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए यहां पे ले रखा अपन ने लिक्विड अमोनिया। क्या ले रखा है, लिक्विड अमोनिया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इधर देखोगे आप नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम रहती है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, हाई टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक करता है। जब इस पे अटैक करता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को तो ले लेता है, उसको भेज देता है वहां पे। जब वहां भेज देगा तो आपके पास अब ये इधर R डबल डैश, इधर R डैश, और इधर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसा पड़ा है, इधर एक H जुड़ गया आके, एक तो जुड़ गया, एक और जोड़ना है। तो फर्दर क्या होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और खुद किसमें चला जाता है, Na प्लस में। इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो खुद किसमें, Na प्लस में। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H जुड़ रखा है, उसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं R डबल डैश, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, और अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे संख्या 2 हो गई। ये इधर H और इधर ये एक R डैश। अब सेम वही स्टेप लिक्विड अमोनिया वाली, देखो लिक्विड NH2 और एक H मैंने ऐसे लिख दिया है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास रह जाएगी। जब इसके पास रह जाएगी तो ये H यहाँ चिपक जाएगा। मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड C R डबल डैश, इधर R डबल डैश के बाद ये R डैश, और इधर ये H और इधर H। अब देख सकते हो दोनों H किधर जुड़े हैं, दोनों H किधर जुड़े हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो आपको क्या मिली है, ट्रांस अल्कीन। क्या मिली आपको, ट्रांस अल्कीन, एक दूसरे के अपोजिट साइड जुड़ी है। आई बात समझ में। और यहां से जो NH2 माइनस निकलेगा, एक NH2 माइनस ये, एक NH2 माइनस, तो एक Na इधर रहा और एक Na किधर है, एक Na ये रहा। तो साथ में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, 2 NaNO2 सोडियम नाइट्रेट। क्या मिल जाएंगे आपको, सॉरी सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम अमाइड, NaNH2। यहां से NH2 बचेगा, यहाँ NH2 बचेगा, तो यहाँ NaNH2 सोडियम अमाइड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म थी जिसमें ट्रांस अल्कीन बनती है।
आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, दोनों को मिक्स करके, एक तो लिंडलार वाले को और इसको। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट डाउन करिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, देखिए इधर ले लेता हूँ में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसकी दो रिएक्शन करवानी है आपको। एक तो करवानी है लिंडलार कैटलिस्ट, जो क्या होता है H2PDC, और दूसरी आपको करवानी है किसके साथ, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ। तो मैंने आपको बताया था लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो इससे आपको क्या मिलेगी, सिस एल्कीन। क्या मिलेगी, सिस एल्कीन। इससे करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। अगर मैं इसका सिस बनाता हूं तो ये मैंने दोनों एक साइड जोड़ दिए हैं, CH2 CH3 और ये CH3, और इसका अगर मैं ट्रांस बनाऊंगा तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये ट्रांस बन गया। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ये यही फर्क है दोनों में। इस वाले से सिस बनती है, इस वाले से ट्रांस बनती है। अगर आपको सिस एल्कीन बनानी है तो आप H2PDC काम में लोगे, अगर ट्रांस वाली बनानी है तो आप क्या काम में लोगे, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। आई बात समझ में। ऐसे ही एक मिलता जुलता एग्जांपल है इससे रिलेटेड, पहले इसको उतारिए फिर बात करते हैं उसकी। ऐसे आप कई एग्जांपल इसके कर सकते हो ट्रिपल बॉन्डेड के साथ, जैसे तो इसमें आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको H2PDC दे रखा है और इधर आपको Na एंड लिक्विड अमोनिया दे रखा है तो आप आसानी से बना सकते हो। इस वाले में क्या बनेगी, सिस एल्कीन, और इसमें क्या बनेगी, ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें दोनों H क्या होंगे, एक साइड, और ट्रांस एल्कीन क्या होगी, जिसमें दोनों H ऑपोजिट साइड होंगे। तो ये आप देख सकते हो आराम से, सिस और ये ट्रांस। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेथड की, प्रिपरेशन मेथड की, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। बात करते हैं अपन अल्किल हैलाइड से। अल्कीन का प्रिपरेशन किससे करेंगे, अल्किल हैलाइड से। दूसरा है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, RX। देखो जब भी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करवाओगे पोटास बेस की प्रेजेंस में, या मैं बात करूं पोटेशियम का बेस होगा अल्कोहल के साथ, आई बात समझ में। उसकी रिएक्शन जब भी आप अल्किल हैलाइड के साथ करवाओगे तो डीहाइड्रो
हेलोजिनेशन होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन हेलाइड वाला एसिड बाहर निकलेगा, एलिमिनेट कर जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी उसके साथ अटैच में रहेगा वो मॉलिक्यूल एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो भी रहेंगे, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। और ये बीटा वाली पोजीशन से होता है, मैं भी बताऊंगा आपको अल्फा बीटा कैसे इसको देते हैं। बीटा वाली पोजीशन से ये मॉलिक्यूल वहां से रिएक्ट करके हटता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, एल्किल हेलाइड react with potash अल्कोहल, रिएक्ट विथ पोटास अल्कोहल। पोटास अल्कोहल का मतलब होता है पोटेशियम का बेस और कोई सा भी वहां पे आपने अल्कोहल ले रखा है। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटास अल्कोहल to eliminate one halogen acid molecule. This is known as dehydrohalogenation and form alkene. इसको तो अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये कौन सी वाली रिएक्शन है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और यहां पे इस रिएक्शन को, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को एक नाम और दिया गया है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसकी सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होती है और किन पर डिपेंड करती है। बात करते हैं इसकी सिंपल रिएक्शन की। अगर सिंपल रिएक्शन की बात करें अपन, तो ये मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लिखी है, ये इधर हेलोजन जोड़ा है और हेलोजन यहाँ पे जनरली अपन लेते हैं ClBr, फ्लोरीन वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी एक्टिविटी, या मैं बात करूँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जो भी मैं बताऊंगा, ये ग्रुप बाहर निकलता है, उसके निकलने की जो टेंडेंसी होती है उसको लिविंग ग्रुप एबिलिटी बोलते हैं। वो फ्लोरीन वाले की सबसे कम होती है। वो फ्लोरीन वाले की सबसे कम इसलिए होती है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जल्दी से टूटता नहीं है, इसलिए ClBr और I की बात करते हैं अपन। अब इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं अल्कोक्साइड KOH। इस अल्कोक्साइड का मतलब होता है अल्कोहलिक बेस। ये अल्कोक्साइड बना रखा है, अल्कोहलिक बेस बोलते हैं इसको। जो मैंने बोला था ना पोटास अल्कोहल, वो इस पोटास के साथ रिएक्ट करके ही क्या बना लेती है? अल्कोहलिक KOH बना लेती है। ठीक है, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। ये जब रिएक्ट करता है इसके साथ तो वहां अपन को एल्कीन मिलती है। मैं एल्कीन पहले लिख देता हूं, फिर मैं बात करता हूं आपको इसकी कि अपन इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पे HX अपन को मिलता है, ये एलिमिनेट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेट होता है एक हाइड्रोजन हेलाइड वाला मॉलिक्यूल। तो ये जब एलिमिनेट हुआ है यहां से, तो ये कौन सी पोजीशन से हुआ, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम दिया गया, जिसको मैंने बोला था कि बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो देखो, ये ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ रहता है इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और इसके जस्ट नियर बाय नेबर वाले जो कार्बन की पोजीशन रहती है उसको बीटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा।
तो ये H बीटा वाली से ही निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोला गया है। ये तो इसकी जनरल रिएक्शन थी जिससे एल्कीन आपको मिलती है। अब मैं बात करूं इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में देखो आप, सिंपल सी मैकेनिज्म है, ये X, ये H, ये H इधर जाओ, ये सबसे पहले ग्रुप बाहर निकलता है, ये ग्रुप बाहर निकला तो इधर मैंने X माइनस लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉजिटिव चार्ज। अब बात करें अपन इसकी बेस की प्रेजेंस में, तो बेस का काम क्या रहता है, बेस का काम रहता है प्रोटॉन को लेना। किसको लेगा, प्रोटॉन को। प्रोटॉन कहां से जाएगा, देखो ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है। ये जब ये प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, ये इधर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी खाली है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। आई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, C डबल बॉन्ड C, H, H इधर H और इधर H। तो देखो ये X माइनस जो निकला है, ये जिसमें जितना जल्दी निकलेगा उस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, तो ये X माइनस पे डिपेंड करेगा कि किसमें ये जल्दी निकल रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं कि X माइनस कैसे डिसाइड करेंगे अपन कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं अपन X माइनस की। X माइनस की अगर अपन बात करें तो X माइनस ये मैंने लिख दिया है, और मैंने बताया था ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन नहीं लिया, फ्लोरीन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, वो आसानी से नहीं टूटता है। नहीं टूटने की वजह से अपन उसको यहाँ कंसिडर नहीं करते, अपन ClBr की बात करते हैं। अब इनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है वो देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी होती है I माइनस की सबसे ज्यादा, Br माइनस की उससे कम और Cl माइनस की सबसे कम। तो I माइनस की सबसे ज्यादा होने का रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि नेगेटिव चार्ज इस I पे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब लार्जर साइज में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा डिस्पर्स्ड होगी, वो ज्यादा जगह पे फैलेगी, यानी ज्यादा वो नियर बाई न्यूट्रल की तरफ जाएगी, ज्यादा न्यूट्रल की तरफ जाएगी, क्योंकि स्प्रेड होगी ना तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको कम डेंसिटी मिलेगी, और डेंसिटी आपको कम ही मिलनी चाहिए क्योंकि हर एक थिंक कोई सी भी वस्तु वो न्यूट्रल होना पसंद करेगी। तो इसकी साइज बड़ी होती है, पर वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम मिलेगी आपको। यहाँ साइज छोटी होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिलेगी पर वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। मैं यहाँ लिख देता हूं मोर स्टेबल एनाइन, और इसके कंपैरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल एनाइन। और जो मोर स्टेबल एनाइन होता है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप को बाहर मतलब छोड़कर जाने की जो टेंडेंसी होती है किसी मॉलिक्यूल से, जो ग्रुप बाहर निकल रहा है वो उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कहलाती है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी बढ़िया होती है जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। इसके कंपैरेटिव Cl माइनस भी बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन I माइनस के सामने ये कम है। तो ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया हेलोजन वाले का। मैंने कारण बता दिया है, मोर स्टेबल एनाइन होता है ये उसमें से निकलना पसंद करेगा, ये लेस स्टेबल होता है ये कम निकलना उसमें से पसंद करेगा। इससे बाद में आता है फ्लोरीन वाला, तो फ्लोरीन को तो अपन लेते ही नहीं क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। फिर बात करें अपन हेलाइड की, तो हेलाइड में जो R अल्किल ग्रुप लेते हो आप, अल्किल ग्रुप, तो वहां देखो आप कार्ब केटाइन बन रहा था। तो अल्किल ग्रुप में कार्ब केटाइन की अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री वाला कार्ब केटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 3 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री की सबसे कम रिएक्टिविटी होगा। तो दोनों ही मैंने ले लिया। अगर आपके पास हेलोजन ये वाले हो,
या फिर बात करें अपन वैरायटी अल्किल ग्रुप में हो तो आपको ऑर्डर कैसे निकालना, 3 to 1 होगा, इधर ये होगा। ये बात है। बेस कौन सा होना चाहिए आपके पास, एल्कोक्साइड वाला बेस होना चाहिए, जहां पे कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी अलग अलग होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी होती है, उसमें ये वाला फंडा काम नहीं करेगा। ये तो मैंने तब बताया जब कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हो, इफ कार्ब केटाइन फॉर्म, कार्ब केटाइन जब बनेगा तब की बात है ये। आई बात समझ में, नोट डाउन करिए, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो सिंपल सा है एग्जांपल, जिसमें मैं आयोडीन को ले लेता हूं एक, और एक Cl को ले लेता हूं। देखिए यहां पे मैंने जोड़ रखा है I, ये वाला अल्कोहलिक KOH ले रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अल्कोहलिक यहाँ KOH लिया है, ये 1 इक्विवेलेंट लिया है। 1 इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक के साथ ही रिएक्ट करना। एक्सिस में लोगे तो दोनों को ही निकाल देगा वो, तो एक लिया मैंने। अब आपको भेजना है कि इन दोनों में से कौन जाएगा, तो रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वही जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि I की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बजाय किसके, Cl के। तो I यहां से निकल जाएगा, और इसके जस्ट नियर बाय जो होगा वो बीटा वाला होगा, तो ये H निकल जाएगा। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सिंपल आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा, डबल बॉन्ड C, इधर Cl और इधर Et, ये पूरा ग्रुप CH2 CH3 मैंने Et से लिख दिया है, यानी Cl इसमें रहेगा, I वाला बाहर निकल जाएगा। ये किस फॉर्म में, HI की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, I माइनस Cl से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैंने HI की फॉर्म इसको निकाल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, इसको नोट डाउन करिए। बात करते हैं अपन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, किससे बनाएंगे अपन, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से। जो भी है, कौन सा है, थर्ड वाला से, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, कुछ नहीं है, ये कार्बन कार्बन पे नियर बाय 2 X जुड़े रहते हैं, हेलोजन एटम, उनको क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड बोलते हैं। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जेम वाले एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन रहते हैं, विसिनल में नेबर पे, पड़ोसी पे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसके बारे में, विसिनल डाइहैलाइड react with zinc metal to form alkene। सिंपल सा है, CH3 C, यहाँ पे Cl लिया मैंने, यहाँ पे Cl लिया है, इधर CH3 या H, ये H, ये विसिनल डाइहैलाइड है, दोनों Cl एक दूसरे के नेबर में है, जिंक मेटल की प्रेजेंस में। यहाँ से इन दोनों को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ पे आप Br भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो। तो CH3 C, ये H, डबल बॉन्ड C, H, CH3, यानी ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलेगा वैलेंसी खाली होगी, ये निकलेगा ये भी खाली होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ZnCl2 की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही Br का ले सकते हो आप, Br, यहाँ पे Br, तो जिंक ले होगे तो ये ZnBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये विसिनल डाइहैलाइड से आप ऐसे अल्कीन को बना सकते हो। सिंपल सा है, दोनों हेलोजन को उठा के आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड जोड़ना है।
ठीक है, ये था विसिनल डाइहाइड वाला, इसको नोट डाउन करिए। फिर लास्ट मेथड है अल्कोहल वाला, उसकी बात करते हैं। बात करते हैं अपन फ्रॉम अल्कोहल डिहाइड्रेशन, फ्रॉम अल्कोहल यानी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। लास्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, ये होती है एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप उसमें डाली जाती है, फिर हीट किया जाता है, जिसकी प्रेजेंस में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेटेड हो जाती है। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन वहां से कर देती है, H2O का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जिससे अल्किन का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? डिहाइड्रेशन होता है। तो देखिए अल्कोहल रिएक्ट विद concentrated H2SO4, then it eliminate H2O molecule and form alkene. This process is known as डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ H2O। इसका मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ H2O यानी H2O का एलिमिनेट होना। और ये भी एक उसका एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन का। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन इसकी जनरल रिएक्शन और मैकेनिज्म की। बात करते हैं अब इसकी जनरल मैकेनिज्म की। देखिए ये एक मैंने अल्कोहल बनाया है यहाँ पे OH, कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा है और यहाँ पे हीट दे रखी है। इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, इस वाले को बीटा बोलेंगे। तो इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये H2 तो पहले निकल जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर बीटा पोजीशन से क्या होता है? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। जब ये बाहर निकलेगा एक सिग्मा ऐसे कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, ऐसे अल्कीन बन जाएगी। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल सी है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पे देखिए ये H, यहाँ OH, ये H2SO4 मतलब एसिड है, ये लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इस पर अटैक करेगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बनाएगा कुछ इस तरीके से OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज इस पे सूटेबल नहीं करता। ये क्या करता है? यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को लेके बाहर निकल जाता है, खुद न्यूट्रल फॉर्म में H2O बन के बाहर निकल जाता है, जो इसको अच्छा लगता है। फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है? इस कार्बन के ऊपर। जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा तो ये ऐसे। अब यहां पे ये जो H है, जो यहाँ पे काम में आया था, वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम में आया था, बाहर निकल जाएगा, बीटा पोजीशन से निकल रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन। तो ये H निकल जाएगा,
और यहां पे आपको क्या मिलेगी, अल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड थे। सबसे पहले पढ़ा अपन ने अल्काइन से, जिसमें पढ़ा अपन ने लिंडलार कैटलिस्ट और सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ। दूसरा अपन ने पढ़ा था किसके साथ, अल्किल हैलाइड के साथ, दूसरा अल्किल हैलाइड के साथ, जिसमें अपन ने बीटा एलिमिनेशन देखा था। तीसरा अपन ने देखा विजिनल डाइहाइड जिंक मेटल के साथ, और लास्ट वाला अपना अल्कोहल के साथ। तो ये इसके कुछ मेथड हैं प्रिपरेशन के जो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।